हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में डिटेल डिस्कशन इसमें करेंगे। इसकी इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म पर डिस्कशन होगा और दोनों ही प्रोस्पेक्ट से लेक्चर इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है और डिस्कशन चलते हैं लगातार मैक्सवेल इक्वेशंस पे। यही वो रिलेशंस हैं मैक्सवेल के जिन पर पूरी की पूरी एम की आधारित है, तो कंपटीशंस के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट एमएससी के एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी मैक्सवेल इक्वेशंस पूछी जाती हैं और ग्रेजुएशन के लेवल पर भी इन पर डिस्कशन होता है। तो बैकबोन है ही मैं कह सकता हूँ ईएमटी का, और ब्रिज है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और ईएमटी का, ये जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। बेसिकली यूनिफिकेशंस को भी बताती हैं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ये भी डिस्कस करती हैं। साथ साथ मैग्नेटिक मोनोपोल के एग्जिस्टेंस को नकारती हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, और साथ साथ हमें ये भी बताती हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो हमारा फ्री चार्ज पर निर्भर करता है, फ्री चार्ज डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो ये बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस 4 रिलेशन है, 4 रिलेशंस होते हैं। एक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिलेशन है, एक मैग्नेटोस्टैटिक का रिलेशन है और 2 हमारे प्योर ईएमटी के रिलेशन है। तो इनका डिस्क्रिप्शन और डिटेल डिस्कशन में इसमें देने जा रहा हूँ। तो इसकी दोनों फॉर्मों पर डिस्कशन दूंगा, इंटीग्रल फॉर्म भी और डिफरेंशियल फॉर्म भी। साथ साथ दोनों ही चीज़ें डिस्कस करूंगा, इंटीग्रल फॉर्म के साथ साथ डिफरेंशियल फॉर्म में। तो हम सब वापिक हैं गॉस लॉ से। क्या कहता है गॉस लॉ? कहता है, फर्स्ट रिलेशन पर डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, पहले फर्स्ट इक्वेशन पर। फर्स्ट इक्वेशन कैसे हम इसे ड्राइव करते हैं, लिखते हैं कि अगर हम सरफेस इंटीग्रल लें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ई डॉट डी एस की जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है हमारी 1/ε0 इंटू क्यू। क्या कहते हैं इसको कहते हैं गॉस लॉ। और क्या कहता है गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम सरफेस इंटीग्रल लें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो Q/ε0 टाइम्स होता है, जहां Q हमारा नेट चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। साथ साथ हम जानते हैं Q जो होता है वो 2 पैरामीटरों पर निर्भर करता है, एक होता है QB और एक QF। तो Q चार्ज जो होता है हमारा है वो 2 तरीका का होता है, एक Q होता है QB और एक होता है हमारा QF। QB को जो हम कहते हैं वो कहते हैं बाउंड चार्ज, और QF को हम कहते हैं फ्री चार्ज। तो यहाँ पे Q को 2 चार्जों से मिलकर बना होता है, Q बाउंड चार्ज से और एक हमारा फ्री चार्ज से। तो QB को हम कैसे कैलकुलेट करें, QF की वैल्यू, QF को कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रो जो हमारा पास होता है रो बी, वो हमारा होता है माइनस डाइवर्जेंस P। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया था बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज में वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी जो होती है हमारी रो बी, उसकी वैल्यू होती है माइनस डाइवर्जेंस P। और अगर हम रो बी को डी टॉ से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डी टॉ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को भी। इस पर इंटीग्रल लगा दें होल वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ भी इंटीग्रल लगा दें, तो ये हमारा रो बी डी टॉ जो है वो निकल जाएगा माइनस डाइवर्जेंस P डी टॉ। P यहाँ पे क्या कहलाता है, P यहाँ पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है। P को हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। और रो भी हमें बेसिकली नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ पोलराइजेशन बताता है। मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ इसका पूरा डिटेल डिस्कशन। तो ये हमारा रो भी जो होता है माइनस डाइवर्जेंस P के बराबर होता है। इधर भी डी टॉ से मल्टीप्लाई करें, इधर भी डी टॉ से मल्टीप्लाई करें, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दें, तो ये हमें यहाँ पे जो ऑब्टेन हो जाएगा वो QB कैलकुलेट हो जाएगा, QB।
सिमिलरली अगर हम क्यू एफ निकालना चाहते हैं फ्री चार्ज, तो फ्री चार्ज को हम सिंपली निकाल सकते हैं रो एफ इंटू डी टो। चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लगा दें और उसके बाद में क्यू एफ हमारे पास यहाँ से सीधा कैलकुलेट हो जाएगा सिमिलरली। तो इन दोनों वैल्यूओं को, जो क्यू बी और क्यू एफ की वैल्यू है, वो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इजकल टू 1/ε0 और क्यू बी की वैल्यू को यहाँ से सिंपली ले ले माइनस डाइवर्जेंस पी डी टो, ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है, प्लस 1/ε0 और ये हमारा क्यू एफ इंटू डी टो हो जाएगा फुल वॉल्यूम के ऊपर। क्या किया है मैंने यहाँ पे, क्यू की वैल्यू को क्यू बी प्लस क्यू एफ, क्यू हमारा दो चार्जों से मिलकर बना होगा, बाउंड चार्ज से और फ्री चार्ज से, तो क्यू बी बाउंड चार्ज, क्यू एफ फ्री चार्ज। उसके बाद क्यू बी की वैल्यू को अलग से ले लिया पोलराइजेशन के टर्म्स में, माइनस डाइवर्जेंस पी डी टो, और क्यू एफ को सिंपली लिख दिया रो एफ डी टो। यहाँ पे रो एफ क्या है, हियर रो एफ इज फ्री चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी। टर्म्स जो है सब पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली ले लें इसे, इस टर्म्स को इधर ले आए। ये जो हमारी पहली फॉर्म थी दिस वन, और 1/ε0 क्यू बी प्लस क्यू एफ, ये हमारी क्या कहलाती है, दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी गॉस लॉ। और गॉस लॉ में भी ये भी याद रखें कि ये सब पे एप्लीकेबल है। कैसे माध्यम पे, चाहे फ्री स्पेस माध्यम हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम हो, उन सभी माध्यमों पे ये रिजल्ट जो है वैलिड है। क्या कहता है कि सरफेस ऑफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 1/ε0 होगा, जो कि 1/ε0 टाइम्स ऑफ द बोथ चार्जेस, सब ऑफ बोथ चार्जेस का मतलब क्यू बी और क्यू एफ। क्यू बी और क्यू एफ का जो एडिशंस आएगा उसका 1/ε0 सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे क्यू बी को और क्यू एफ को अलग अलग डिफाइन कर लें। क्यू बी को रो बी डी टो से डिफाइन कर लें, रो बी को माइनस डाइवर्जेंस पी डी टो कह दें, और पी है पोलराइजेशन वेक्टर है। क्यू एफ को सिंपली रो एफ डी टो कर दें, रो एफ को कहते हैं फ्री चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इसको कहते हैं हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, और इसी को हम जो बोलते हैं वो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन। इस टर्म को, इस वाली टर्म को यहां पे ले लें, इसके एक्सप्रेशंस के अंदर सरफेस को वॉल्यूम में बदलें। जब सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में बदलेंगे तो हमारे पास ई डॉट डी एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी डाइवर्जेंस वी इंटू डी टो, डाइवर्जेंस ई इंटू डी टो। क्यों, ये हमारा कौन सी थ्योरम लगा दी मैंने, हाँ जी, कौन सा थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से इक्वल टू 1/ε0 माइनस डाइवर्जेंस पी डी टो प्लस 1/ε0 क्यू एफ इंटू डी टो। 1/ε0 डाइवर्जेंस पी, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, रो एफ, ओके, हाँ यहाँ पे रो एफ डी टो चल रहा है, रो एफ डी टो। तो यहाँ इस टर्म को इसके साथ अटैच कर दें, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, डाइवर्जेंस ε0 को मल्टीप्लाई कर दें, डाइवर्जेंस ε0 ई प्लस पी, इस पी की इस वाली टर्म को भी इधर ले आए, इंटीग्रल इस पे लगा दें, इंटू डी टो इक्वल टू रो एफ इंटू डी टो। ये हमारा डाइवर्जेंस डी हो जाएगा माइनस रो एफ हो जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है पूरा,
इजकल डी टो इजकल टू 0। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डाइवर्जेंस डी इजकल टू रो एफ। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की उपस्थिति में, जहां D क्या नोट करता है, D नोट्स द एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। D is equal to एप्सिलॉन नॉट E प्लस P is said to be इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डाइवर्जेंस D किसके बराबर है, रो एफ के। इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस D डी टो इज इक्वल टू रो एफ डी टो। और फुल वॉल्यूम पे इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ से। यहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में बदलें तो ये आ जाएगा हमारा D डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एफ। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है हमारा, वो क्यू एफ के इक्वल होता है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एफ, फ्री चार्ज। तो ये इसका स्टेटमेंट भी है। क्या कहता है रिजल्ट, कहता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फ्री चार्ज। सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का किसके इक्वल होता है, फ्री चार्ज। और ये हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रल फॉर्म, इसको भी बोलते हैं हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या कहलाता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है। यहाँ D किसके इक्वल है, हियर D इज एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। और यहां पे क्या पता चलेगा बच्चों, जो D की डायमेंशन है वो P की डायमेंशन होगी। और D की डायमेंशन यहां से क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो D ये भी कूलम पर मीटर स्क्वायर में नापेगा, D का मात्रक, और P का मात्रक भी क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी, D की और P की, कूलम की कैसे निकालते हैं, एम्पियर इंटू टाइम अपॉन मीटर स्क्वायर को क्या कर दोगे, तो ये आ जाएगा हमारे ATL-2, या हम लिख सकते हैं इसे AL-2T। A एम्पियर के लिए, L लेंथ के लिए और T टाइम के लिए। ये किसकी हैं डायमेंशन, D और P की सेम है। कैसे कैसे कैलकुलेट किया है, D डॉट डी एस है क्यू एफ। तो D की डायमेंशन होगी क्यू एफ अपॉन जो एरिया की डायमेंशन है उसके इक्वल। और चार्ज किस में मेजर होगा, कूलम में। और सरफेस एरिया किस में मेजर होगा, मीटर स्क्वायर में। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर D की होगी और ये इतनी ही हमारी P की होगी। यहां पर डायमेंशन निकालेंगे तो कूलम के लिए क्या करेंगे, Q बराबर होता है IT। I का मतलब हो जाएगा एम्पियर और T का मतलब हो जाएगा टाइम। टाइम को कैपिटल T से दिखाते हैं। और मीटर स्क्वायर को ले लोगे L स्क्वायर, तो ये डायमेंशन बना देगा ATL-2, या इसे लिख पाएंगे AL-2T, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं L-2
टी ए माइनस वन, नहीं ए हाँ एल माइनस टू टी और ए। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, इसकी यूनिट हो गई। और ये पूरा डिस्कशन किस पे है, ये फर्स्ट रिलेशंस पे है, सारा मैथमेटिक्स है इसके अंदर। और ये सब चीज़ें पहले पहले लेक्चरों में डिस्कस हो गई हैं, लेकिन उन लोगों के लिए खास तौर से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जिन्होंने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो वो इसमें लिख के आ सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस के बारे में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन है जो आपको डिस्कस किया गया है। 3-4 महत्वपूर्ण बातें मुझे जो बतानी है वो ये बतानी है कि गॉस लॉ जो हमारे पास होता है उसमें फ़ायदा हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारा फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस में डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगी, पी जीरो हो जाएगा और क्यू एफ ही क्यू होगा। तो ये रिलेशन अपने आप ही किस में बदल जाएगा, इन फ्री स्पेस में। इन फ्री स्पेस अगर है, डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है, फ्री स्पेस है, तो डी हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट और ये हमारा बन जाएगा ई डॉट डी एस, क्योंकि डी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। पी जीरो हो जाएगा फ्री स्पेस में, पोलराइजेशन नहीं होता फ्री स्पेस में कभी भी। इक्वल टू क्यू एफ जो है वो ही चार्ज हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा हमें क्या दे देगा, ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ है इन फ्री स्पेस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज के बराबर होता है। और चार्ज जब भी हमारा फ्री चार्ज बाउंड चार्ज दोनों आएंगे तो डाइलेक्ट्रिक्स में आएंगे, क्योंकि पोलराइजेशन होता है तभी बाउंड चार्ज पिक्चर में आता है। वो मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, काफी डिस्कशन मैं उस पर दे चुका हूं। तो ये सब चीजें आपको किस में बतानी है, फर्स्ट इक्वेशन में। पूछ ले कोई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, कहीं डिस्क्रिप्शन को समझने में कहीं दिक्कत है। ये था ऑल अबाउट हमारा फर्स्ट। ऐसे ही हमारा डिस्कशन सेकंड पे चलेगा, ऐसे ही थर्ड पे, फिर और ऐसे ही फोर्थ पे, और फिर ये हमारा पूरा का पूरा डिफरेंशियल फॉर्म में अगर पूछता है कि डिफरेंशियल फॉर्म में बताएं, तो यहां जो हमने लिखा था दिस वन, ये डिफरेंशियल फॉर्म है फर्स्ट इक्वेशन की। जो हमारा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म ये है और इंटीग्रल फॉर्म ये है, और इनका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा दे रखा है। डी की और पी की यूनिट डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी सब समझ में आया होगा, कोई बहुत मुश्किल इसमें है नहीं, सिंपल सा मैथमेटिक्स है और काफ़ी बार ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी लेक्चरों में, तो बहुत डिटेल डिस्कशन की इसमें ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं बता ही देता हूँ कि जो हमारे चारों रिलेशंस हैं वो किसी ना किसी लेक्चर में जो मैंने अब तक दिए हैं वो कहीं ना किसी लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। लेकिन चार रिलेशनों को एक बार ड्राइव कैसे करते हैं, क्या हम इनसे सीखते हैं और कैसे इनसे ईएमटी डेवलप होती है, वो लेक्चर्स में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या दे के आना है। अगर आप एग्जाम में हैं और एग्जाम में आपको इसमें डेरिवेशन देना है, समझाना है, तो क्या क्या चीज़ आपको बतानी पड़ेंगी, वो चीज़ आपको सब पता होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण हैं चारों जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस आते हैं और बाद में इनके कुछ यूजेज जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोपोगेशंस ऑफ ईएम वेव जो वेरियस मीडियम में लेते हैं तो वो किस तरीक़ा से ड्राइव होती हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ से सीखेंगे। यहाँ सेकंड इक्वेशंस पे जाएं। सेकंड इक्वेशंस में सेकंड इक्वेशन को कुछ लोग गॉस लॉ बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, लेकिन बहुत सारे कुछ नाम नहीं देते। जो हमारे बहुत स्टैंडर्ड रेफरेंसेज हैं वो इसको जो रिलेशंस है, इसके दो रिलेशंस हैं। एक है हमारा डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो डिफरेंशियल फॉर्म, और इंटीग्रल फॉर्म में हमारी बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। तो कुछ बुक लिखती हैं गॉस लॉ इसे, कुछ बुक लिखती हैं कि इसको गॉस लॉ नहीं कहा जाता, इसका कोई नाम ही नहीं है इस इक्वेशन का। तो मेरा भी मानना यह है कि इस इक्वेशन को गॉस लॉ ना कहा जाए तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गॉस लॉ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का है और ये मैग्नेटोस्टैटिक में इसको कोई नाम नहीं दिया जाता। तो अगर आप ग्रिफिथ को मार्क करेंगे तो इस इक्वेशन के आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको नो नेम। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट है और किस तरीका से इसे डिस्कस करते हैं
कि अगर हमारी कोई मैग्नेट है, इसमें मैं थोड़ा सा आइडिया फिर से दे दूं एक बार आपको, अगर कोई हमारी मैग्नेट है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज साउथ पे जाएंगी और उतनी लाइन ऑफ फोर्सेज सीधी स्ट्रेट साउथ से नॉर्थ पे आ जाएंगे। ये कभी भी आपस में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एक दूसरे को कट नहीं करती। ऐसा नहीं है केवल यहीं पर दिखाएंगे आप, इधर भी दिखाएंगे, या लाइन ऑफ फोर्सेज इन्फिनिटी को जाएंगी सीधी इन्फिनिटी तक। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज या तो क्लोज पाथ बनाती हैं या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इन्फिनिटी को जाती हैं। कभी भी क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि हम मैग्नेटिक मोनोपोल को और साउथ पोल को अलग अलग सेपरेट कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हम लेके चलते हैं d∅v, तो उसको डिफाइन करते हैं B.ds, सरफेस इंटीग्रल। अगर हम कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड का, इंटीग्रल लगाते हैं इस पे, तो ये हमारा φ हो जाएगा, सरफेस B.ds। और अगर हम इसको क्लोज कर दें, यहां से लेके यहां तक जाएं, पूरा का पूरा कवर करें, तो ये हमारी वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाती है। जब हम इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाते हैं तो वहां पे लिखते हैं E.ds इक्वल टू Q/ε0। यहां पे जब हम लिखते हैं पूरा सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं मैग्नेटोस्टैटिक में, तो लिखते हैं B.ds 0। क्लोज्ड पाथ के अंदर नेट फ्लक्स 0 होता है। तो नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब ये कि नॉर्थ पोल से जितनी लाइन ऑफ फोर्सेज साउथ पे जाती हैं, उतनी लाइन ऑफ फोर्सेज साउथ पोल से नॉर्थ में अंदर आ जाती हैं। तो एक पूरा क्लोज पाथ बना रही हैं। चार्जों में क्या है कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज पॉजिटिव है प्लस Q है, एक चार्ज माइनस Q है, तो इसको अलग से सेपरेट कर सकते हैं और इसको अलग से सेपरेट कर सकते हैं। इनको दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारा डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसके कारण जो डाइवर्जेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो अलग अलग हम चार्ज को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैग्नेट में करना चाहें कि मैग्नेट को तोड़ के नॉर्थ पोल को अलग कर लें, साउथ पोल को अलग कर लें, तो ऐसा कभी नहीं होता। मैंने बार बार बताया है कि अगर मैग्नेट हमारी है और मैग्नेट को तोड़ें, बीच हिस्से में दो हिस्सों में तोड़ दें, तो नॉर्थ साउथ अगर यहाँ है तो ये हिस्सा इधर का टूटा हुआ ये साउथ पोल बन जाता है और यहाँ का टूटा हुआ ये नॉर्थ पोल बन जाता है। तो ये दो मैग्नेट सेपरेट बन जाती हैं। फिर अगर हम इस मैग्नेट को फिर से तोड़ते हैं बीच में से, तो ये साउथ पोल बन जाता है, ये नॉर्थ पोल बन जाता है। फिर से ये मैग्नेट्स अलग अलग दो हिस्सों में बट जाती है और ये कहानी लगातार चलती रहती है। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को आज तक हम सेपरेट नहीं कर पाए। यही हमारा क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0 और फुल सरफेस इंटीग्रल में B.ds इक्वल टू 0 होगा। यहां से अगर आपको याद हो तो यहां से हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं B.ds का, कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। और जब हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को इसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, वेक्टर कैलकुलस का गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल में डाइवर्जेंस B dV बराबर 0 में। और ये क्योंकि हर वॉल्यूम के लिए ट्रुथ है, तो यही एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0। और अगर आपको याद हो तो इसी से हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर B की वैल्यू को ले लेते हैं कर्ल A, B बराबर कर्ल A, यहीं से इंट्रोड्यूस होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो यहीं से हम डाइवर्जेंस B बराबर 0 को फिर रिप्रेजेंट करते हैं B बराबर कर्ल A, और A को हम क्या कहते हैं बच्चों, A को कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, MVP। तो कर्ल ऑफ द A जो हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है वो हमें B प्रोवाइड करता है। और इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट ये हमें प्रोवाइड करता है B बराबर A,
क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कर्ल भी जो होता है हमारा, वो होता है कर्ल भी जो होता है म्यू नॉट जे होता है। ये रिजल्ट हमारा, जब हम बी की वैल्यू को कर्ल यहाँ रख देते हैं तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ल इंटू कर्ल ए इजकल टू म्यू नॉट जे। और इसको हम लिख पाते हैं, कर्ल कर्ल ए को लिखते हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए इजकल टू म्यू नॉट जे। और अगर ये जब जीरो है तो यहां से एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है डेल स्क्वायर ए इजकल टू माइनस म्यू नॉट जे, अगर ये वैल्यू जीरो है। यहां से क्या फायदा होता है कि अगर हमारे पास ए पता है हमें तो जे सीधा कैलकुलेट हो जाता है करंट डेंसिटी। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट डेंसिटी। अगर हमें ए पता होता है और हम ये भी जानते हैं कि अगर 3D में हम जाते हैं, 3D में ये वैल्यू हमारी बन जाती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन ए डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल जेड स्क्वायर इजकल टू माइनस म्यू नॉट जे। यहाँ पे ए फंक्शन दे देता है एक्स वाई जेड का और जे कैलकुलेट करता है, इससे आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस पर बेस पूछे जाते हैं। तो ये ए और जे रिलेशन है, जहाँ पे ए क्या कहलाता है, ए को हम कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और जे को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। तो दिस इज द रिलेशंस बिटवीन द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड करंट डेंसिटी। कहाँ से पहुंचे, यहीं से आगे बढ़े हैं, डाइवर्जेंस भी बराबर जीरो से, यहाँ से आगे हम ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये ऑल अबाउट द डिस्कशन था सेकंड इक्वेशन पे। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड इक्वेशंस में। थोड़ा स्पेस बनाता हूँ बोर्ड पे। और अगर आपसे डिफरेंशियल फॉर्म पूछता है तो ये डिफरेंशियल फॉर्म थी सेकंड इक्वेशन की, और अगर इंटीग्रल फॉर्म पूछता तो दिस वाज द इंटीग्रल फॉर्म। तो इस पे भी मैंने ऑलरेडी डिस्कशन दे रखा है पीछे के लेक्चरों में, काफ़ी डिस्कशन मैंने इन पे दिया हुआ था, काफ़ी कुछ इसमें बता रखा है कैसे हम इसे लेकर चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे बुक से कवर कर लिया होगा पूरे रिलेशन को। और कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, कोई क्लास में किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो बताए। तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म थी, और ये मैग्नेटोस्टैटिक्स से हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ जो हमारे पास केस हम लेकर चल रहे थे उनमें ई का डिस्कशन था और बी का डिस्कशन था, लेकिन ये ई फंक्शन आर का था, बी आर का फंक्शन था। अभी टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं फेराडे लॉ पे, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम थर्ड इक्वेशंस कहते हैं मैक्सवेल की। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशंस पर डिस्कशन लेते हैं। थर्ड इक्वेशन तो हम कैसे शुरू करते हैं, कहते हैं कि अगर इंटू जीएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी होती है। हम सब वाकिफ हैं फेराडे लॉ से। क्या कहा फेराडे ने कि अगर एक मैग्नेट को एक हम सोलिनॉइड के पास में लेकर आते हैं और उसे पास में जब तक हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं कॉइल की को, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, तो एक हमारा इंटू जीएमएफ पैदा हो जाता है। और वो जो इंटू जीएमएफ है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं फेराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम इसे क्यों कहते हैं कि मैग्नेट को हम चलाते हैं और उससे मैग्नेट के चलाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये यूनिफिकेशन है इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक के साथ में लिंक है, जहां हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। और हम सब वाकिफ हैं कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो होती है वो हमारी होती है कर्ल ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, जहाँ पर हम कहते हैं कि बी अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस डी बी अपॉन डी टी के इक्वल होगा, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होगा। तो यहाँ इंटू जीएमएफ की डेफिनेशन हमने ली माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी,
और इंड्यूज ईएमएफ को लेकर चलते हैं हम लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लेकर चल रहे होते हैं माइनस टी ओवर डी टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो हमारी 5 होती है इंटीग्रल बी डॉट डी एस, और इंड्यूज ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। हम सब वाकिफ हैं इस चीज़ से कि अगर यूनिक चार्ज को हम किसी पूरे के पूरे सर्किट में एक क्लोज्ड पाथ में एक पॉइंट से पूरी की पूरे साइकिल में हर पॉइंट से गुजारते हुए वापस अगर उसी पॉइंट पे वापस लाएं, जितना हमें वर्क करना पड़ता है यूनिक चार्ज को लाने में, वही हमारा क्या होता है, इंड्यूज ईएमएफ होता है। इंड्यूज इसे क्यों कह रहे हैं कि ये ऐसा ईएमएफ है जो स्वतः पैदा नहीं हो रहा, बल्कि आप प्रेरित कर रहे हैं, इंड्यूज कर रहे हैं। किसकी वजह से? मैग्नेट को मूव करा के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, उससे ये पैदा हो रहा है। तो ये ऑल अबाउट दिस टर्म था। और ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हम देख रहे हैं कि जब तक ये फ्लक्स चेंज होगा तब तक ये इंड्यूज ईएमएफ पैदा होता रहेगा, और अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, तो तुरंत से इंड्यूज ईएमएफ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको सरफेस इंटीग्रल में बदल दें, ई डॉट डी एल हमारा हो जाएगा कर्ल ई डॉट डी एस, और इसको लिख पाएंगे हम माइनस डेल वी अपॉन डेल टी डॉट डी एस। इनको दोनों को एक साथ ले आए, कर्ल ई प्लस डेल वी अपॉन डेल टी डॉट डी एस इक्वल टू 0। क्योंकि ये हर सरफेस एलिमेंट के लिए ट्रू है, तो डी एस की अगर नॉन जीरो वैल्यू भी है तब भी ये ट्रू होगा, तो ये ऑल द टाइम ये टर्म सदा 0 बनी रहनी चाहिए। तो ये हमारा कर्ल ई जो है वो हमारा आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे, ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी 5e, तो ये हमारी इंटीग्रल फॉर्म कहलाती है। ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ कहलाती है, और ये जो रिलेशंस है वो हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, और इसको हम कहते हैं थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। इस रिजल्ट से क्या होगा कि ये यहाँ पे बेसिकली यूनिफिकेशन दे रहा है। व्हाट इज द यूनिफिकेशंस? कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब बी टी के हिसाब से चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कर्ल नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है। ये नेगेटिव साइन जो है वो लेंज लॉ को निरूपित करता है, और लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूज ईएमएफ या इंड्यूज करंट उसी चीज का अपोज करती है जिसके कारण वो स्वतः पैदा होती है। इसको हम लेंज लॉ कहते हैं। और हम सब इस बात से भी वाकिफ हैं कि जो ये सर्किट होता है जिसके अंदर हम मैग्नेट को मूव कराते हैं, तो मैग्नेट के मूव कराने में हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, और इंड्यूज करंट इंड्यूज ईएमएफ पैदा होता है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पैदा होती है। बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ना कह के उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो एक सेल्फ टाइम का फंक्शन होती है, कई बार वो टाइम का खुद फंक्शन होती है। तो स्टैटिक करंट तो हम उसको कहते हैं जो टाइम का फंक्शन ना हो। दो तरीका की करंट हम लेकर चल रहे होते हैं, एक स्टैटिक करंट होती है जो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, और एक टाइम डिपेंडेंट करंट होती है जो टाइम का फंक्शन होती है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी थी। ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्म है फैराडे लॉ की, कर्ल ई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, और ये जो हमारा इंड्यूज ईएमएफ बराबर माइनस डी5 ओवर डी टी है, इसका लाइन इंटीग्रल ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इससे पहले एक लेक्चर्स में मैंने फैराडे लॉ को पूरा डिटेल डिस्कस किया है, उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। उससे इंपॉर्टेंट चीज बना के नोट्स में कवर कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे अच्छे से उससे पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम वगैरह उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है, तो मैं दोबारा से उस डायग्राम पे नहीं जा रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं
लेक्चर की, जिसमें मैंने फेराजे लॉ डिस्कस किया है। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन में आपको कुछ नहीं बताना है, पूरा का पूरा फेराजे लॉ डिस्कस करना है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ रिलेशन, अब फोर्थ इक्वेशन जिसे कहेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन में क्या होता है उसे भी देखें। तो फोर्थ इक्वेशंस में हम सब वापस के जो हमारा पहले लॉ था वो था हमारा बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल, वो था म्यू नॉट आई के इक्वल। बी को हम लिखते हैं म्यू नॉट एच, एस डॉट डी एल की वैल्यू हमारे पास आई की जगह पर आ जाएगा आई एफ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है वो फ्री करंट के इक्वल होता है। ये क्या कहलाती है? दिस इज नथिंग रेदर देन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ। जब हम आगे इसमें लेकर चल रहे होते हैं तो ये रिजल्ट हमारा यहां से लिख लेते हैं, लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लेते हैं कर्ल एच डॉट डी एस में, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा है, और आई एफ को लिख लेंगे हम जे एफ डॉट डी एस। क्योंकि सभी रिजल्टों के लिए ट्रू है तो कर्ल एच की जो वैल्यू है वो हमारी जे एफ आ जाएगी। जब हम इस रिजल्ट को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिजल्ट हमारा कन्वर्ट हो जाता है, कर्ल एच में करेक्शंस होता है और कर्ल एच जो हमारे पास बन जाता है वो बन जाता है जे सी प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। इसको हम लिखते हैं जे सी प्लस जे डी, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के इक्वल। क्योंकि जब हम एक चीज भी इसमें सदा याद रखें, जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें, वो यह कि जो हमारा मैक्सवेल रिजल्ट था वो था कर्ल एच बराबर जे, और जब हम इसका डाइवर्जेंस लेते थे तो डाइवर्जेंस कर्ल एच जो है वो बन जाता था डाइवर्जेंस जे के इक्वल। डाइवर्जेंस कर्ल जो है वो सदा जीरो होता है, तो डाइवर्जेंस जे की वैल्यू सदा जीरो होनी चाहिए। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट क्या थी? डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी जीरो होना चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डिमांड थी। मैंने इस लेक्चर में को भी डिस्कस किया है और डिस्प्लेसमेंट करंट का वो लेक्चर देख सकते हैं, सारा डिस्कशन इसमें वही करना है। तो वहां पर आपको क्या पता चलता है कि ये कर्ल एच बराबर जे रिजल्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, कर्ल एच में एक टर्म्स और ऐड करते हैं, उस करंट को क्या कहते हैं? जे डी। और जब हम इस जे डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जे डी कितना आता है? डेल डी अपॉन डेल टी। तो ये हमारा रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है कर्ल एच इज इक्वल टू जे सी प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। इसको क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू बी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने किसको मॉडिफाई किया था? एम्पियर्स लॉ को। एम्पियर्स लॉ क्या कहता था कि कर्ल एच की वैल्यू जे होती है। उसके बाद क्या करें, इस कर्ल एच को डीएस के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसके ऊपर सरफेस इंटीग्रल कर दें, इजिकल टू ये हमारा आ जाएगा जे सी डॉट डी एस, और यहां आ जाएगा ये डेल ओवर डेल टी डी डॉट डी एस। कर्ल एच डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल एस डॉट डी एल इजिकल टू आई सी प्लस आई डी, जहां आई डी क्या है? आई सी तो हो गई कंडक्शन करंट, और आई डी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट।
तो इस रिलेशन से हम क्या देख रहे हैं, इस रिलेशन से देख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है वो हमारा कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के इक्वल होता है। क्या कहा जाता है, यहां से रिजल्ट आता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी is equal to sum of conduction current and displacement current। ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट, इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं सभी के ऊपर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, हाँ ये लिख दिया मैंने, ये लिखा हुआ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ मल्टीप्लाइड बाय मैक्सवेल, और ये हमारी क्या कहलाती है, इंटीग्रल फॉर्म। यहां इसे यूनिफिकेशंस क्यों कहते हैं, यहां पे देखें, डी जो हमारा होता है वो होता है डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा जेसी प्लस एप्सिलॉन डेली अपॉन डेल्टी। इन पे वेक्टर लगा दें सभी पे। तो यहां से क्या सीख रहे हैं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच पैदा होगी उसके कारण, और एच पैदा हो रही है तो एच बी से लिंक है सीधा, बी बराबर होता है म्यू एच। तो अगर एच पैदा हो रहा है और बी का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू एच। तो यहां से क्या सीख रहे हैं कि जब एच प्रोड्यूस होगा इसका मतलब बी पैदा होगा, इसका मतलब टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और ये रिजल्ट क्या कह रहा था इधर, टाइम वेरिएबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और इसी को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज द यूनिफिकेशन विच वाज डन बाय द मैक्सवेल। ये मैक्सवेल को क्रेडिट है। तो चार रिजल्ट हमारे, चारों के चारों रिजल्ट हमारे पास आ गए। उन चारों रिजल्टों को हम क्या बोलते हैं, दीज आर सेड टू बी मैक्सवेल इक्वेशंस। इनकी मैंने इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म, ये 8 रिजल्ट हो जाएंगे, 4 डिफरेंशियल फॉर्म और 4 ही इंटीग्रल फॉर्म। वो आपको आनी चाहिए और उनकी फिजिक्स भी पता होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि जब भी कंपटीशंस में कहीं पूछी जाए, इंटरव्यू में पूछे जाए, तो इसका सब मैथमेटिक्स पता हो। और थोड़ा सा कम डिस्कशन मैंने इस प्रोस्पेक्ट्स में इस पर कम किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे हैं किसी ना किसी लेक्चर में। जो भी चीज़ यहाँ डिस्कस की हैं इस लेक्चर में, दीज आर नॉट ए सेपरेट एक्सप्रेशंस, बल्कि क्या है, गॉस लॉ आपको पढ़ा रखा है पूरा। गॉस लॉ आपको फर्स्ट जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें डिस्कस करना है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कह के उसको पढ़ाया गया है, क्योंकि कुछ किताबें गॉस लॉ कहती हैं, कुछ किताबें उसको कोई नाम नहीं देती। जो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, उस फिजिक्स को जो डिस्कस करते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं, वो मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशंस कहलाती है। फिर थर्ड में फैराडे लॉ डिस्कस करना है। फैराडे लॉ पे ऑलरेडी एक लेक्चर में दे चुका हूं। थर्ड में सब फैराडे लॉ डिस्कस करना है। और फोर्थ में मॉडिफिकेशंस जो किया गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोडक्शन जो किया गया है कंडक्शन करंट में, वो हमें किस में डिस्कस करना है, वो फोर्थ में डिस्कस करना है। तो ये चारों चीजें अलग अलग सेपरेट करके आपने पढ़ी हैं। इन चारों चीजों को एक साथ टुगेदर कर दो तो ये हमारे पास आ जाएंगे मैक्सवेल इक्वेशंस। और इनका ऑर्डर भी सेम रखना है। आप ऐसा ना करें कि इनके सिस्टम इसको बदलें। क्यों? क्योंकि इनका जनरेशन समझें। पहले सबसे पहले आया हमारा गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो गॉस लॉ आ गया। फिर मैग्नेटोस्टैटिक जनरेट हुई पूरी, तो मैग्नेटिज्म के पास पहुंच गए हम। फिर हमारे पास फैराडे लॉ आया, और बाद में मॉडिफिकेशंस हुआ किसमें, एम्पियर्स लॉ में। तो जो इनका ऑर्डर है उसी हिसाब से इनके ऑर्डर को मेंटेन रखें। तो पहले सेपरेट, पहले मैग्नेट को, बी को और ई को सेपरेट क्वांटिटी माना जाता था। बी अलग सेपरेट था, ई अलग सेपरेट था। फैराडे ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बी और ई को लिंक किया। किस रिलेशन से लिंक किया? इससे किया कि बी के रेट ऑफ चेंज से, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज से, जब बी टी के हिसाब से नेगेटिव रेट चेंज होता है, वो कर्ल ऑफ ई देता है। मींस
इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जब बी टाइम के हिसाब से चेंज होता है। इसका जस्ट रिवर्स किसने कहा? इसका जस्ट रिवर्स कहा मैक्सवेल ने, कि अगर ऐसा है कि टाइम वेरिएबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए। जब टाइम के हिसाब से कौन चेंज हो, ई चेंज हो, तो बी पैदा हो जाए। वहां से डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आया। ये चारों रिलेशंस जो है वही हमारे क्या बन गए? मैक्सवेल इक्वेशंस बन गई। तो मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको इंटरेस्टेड भी लगा होगा, और लगा होगा कि ये पीछे का जो हमने पढ़ा था उसी का रिवीजन था। उन्हीं सब चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।